गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसका रीज़न ये है कि ये जो चैप्टर 7 है जिसका नाम इवोल्यूशन है, ये तुम लोगों के सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो 6 चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पर। इसका ये वाली जो यूनिट है इसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो किसी न किसी वजह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखो कि या तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते होंगे या फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट रखते होंगे। एक एक करके हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट की पिक्चर दी है जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर इनके डिस्क्रिप्शन तुम पढ़ोगे तो इनको हम भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहते हैं। उसका कारण क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इनकी वजह से इसीलिए आई क्योंकि इन्होंने कई सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की भारत में खोज की, है ना। और उस खोज करने से क्या हुआ, उनको ये पता लगा कि अच्छा इस तरह से भारत में अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट का नाम देखो क्या लिखा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IARI। वहाँ पर इन्होंने अपनी ये नई नई जो वेराइटीज़ थी वो डिस्कवर की। और स्पेशली जो मेन इम्पैक्ट किस पे था, जो सीरियल्स थे यानी कि अनाज थे, उनका प्रोडक्शन अब क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो, इससे जो जुड़ा हुआ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। यहाँ पर शुरू में हेल्थ के कंसेप्ट का एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि हेल्थ असल में क्या होती है, कि व्यक्ति का पूरी तरह से वेलबींग ही हेल्थ कहलाती है, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल, है ना। हर तरह से अगर वो वेलबींग है तो तब हम उसे कहते हैं कि वो व्यक्ति हेल्दी है, नहीं तो उसको कोई ना कोई समस्या है। अब जैसे इन्होंने पुराने समय का ये लिखा है, considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। ह्यूमर्स का मतलब ये है कि शरीर में कुछ तत्व होते हैं। मैं तुम्हें आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आयुर्वेद का भी डिस्क्रिप्शन दिया है ना। अब देखो, आयुर्वेद में क्या बताया कि 3 चीज़ें होती हैं जिनके बैलेंस से शरीर में स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है। वह ना, ये 3 तत्व होते हैं जिनके बैलेंस से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य रहता है। अगर एक में भी कुछ कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है और उस केस में फिर क्या होता है, वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसी तरह के डिस्क्रिप्शंस हमें ग्रीक जो मेडिसिन साइंस है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ही विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, तो उससे उन्होंने ये पाया कि अलग अलग व्यक्तियों के अंदर ये जो गुण होते हैं जिनको हम ह्यूमर्स कहते हैं, या ब्लैक बाइल का भी इन्होंने नाम दिया है, ये सारे गुण क्या हैं, वो अलग अलग होते हैं, जिस वजह से हर व्यक्ति की हेल्थ भी अलग अलग होती है। ठीक है, हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग होता है, यानी कि डिजीज़ से फाइट करने वाला जो सिस्टम है वो अलग तरह से काम करता है। अब बात आती है किसकी, कि डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो, सबसे पहले टाइप का डिसऑर्डर दिया है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि ऐसा डिसऑर्डर जो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है ना, या होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि बच्चे के अंदर वो कब से होगा, वो जन्म से ही हो सकता है। फिर आती है बात इन्फेक्शंस की। इन्फेक्शंस कौन से डिजीज़ होते हैं, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं और किसी व्यक्ति को, हेल्दी पर्सन को, एक डिजीज़ वाले पर्सन से ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
फिर आती है बात किसकी, लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट दैट वी हैव और लैक। तो यानी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किनको कहते हैं, जो हमारी जीवन जीने की शैली है उसकी वजह से हमें वो बीमारियां हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल फूड, अगर हमारी डाइट में कुछ चीज़ एक्सेस में है या कुछ चीज़ कम है, यानी कि डेफिशिएंसी है या ओवर है, तो उस वजह से जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल में गिनते हैं, है ना। और वाटर के इनटेक की वजह से अगर पानी दूषित है, इसके अलावा एक्सरसाइज अगर हम कम करते हैं रेस्ट कम करते हैं, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी को बीमारियां हो सकती हैं, या फिर इसी तरह की हैबिट्स। इसके बाद बात आती है हेल्थ कि हेल्थ का कंसेप्ट क्या है। देखो हेल्थ के लिए इन्होंने क्या लिखा है, हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं, यानी कि बीमारी का ना होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता, बल्कि उस व्यक्ति को कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। तो अगर लोग स्वस्थ होते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि दिस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज द लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेज इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। तो उससे क्या होता है, अगर लोग हेल्दी होते हैं, लोग जीते भी ज़्यादा हैं और लोग समृद्ध यानी कि लोग खुशहाल भी ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद बात आती है कि हेल्थ को कैसे बनाए रख सकते हैं, बैलेंस डाइट से, पर्सनल हाइजीन से, रेगुलर एक्सरसाइज से, है ना। ये चीज़ें तो कॉमन है, ये तो तुम्हें पता ही है। इसके बाद योग भी एक तरह की क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज है। और अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, जैसे अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस से बहुत बचाव हो सकता है। फिर वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन देना, जिसकी वजह से आती है इम्यूनिटी, इसीलिए वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, यानी कि कूड़े का सही निस्तारण, और वेक्टर्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना जो कि डिजीज़ को फैला सकते हैं, उनको वेक्टर्स कहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर से भी होती हैं। इसके बाद बात आती है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और systems of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy। तो ये इन्होंने कुछ डिजीज़ के एस्पेक्ट बताएं कि साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं, ये भी साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्या बताते हैं कि व्यक्ति का कोई ना कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए बीमारियों को क्लासीफाई किया गया है इन्फेक्शस में और नॉन इन्फेक्शस में। इन्फेक्शस यानी कि जो एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं, और नॉन इन्फेक्शस जो इस तरह से नहीं फैलती हैं, है ना। जैसे एग्जांपल दिया है, एड्स जो होती है वो इन्फेक्शस डिजीज़ है, और कैंसर कैसी बीमारी है, या ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ कैसी बीमारी है, नॉन इन्फेक्शस। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, यानी कि वो शराब पीता है, तो उससे ये जो हैबिट है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, इंसानों में पाई जाने वाली कॉमन बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियां इंसानों में पाई जाती हैं। उससे पहले इन्होंने यहाँ पर एक टर्म दी है पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज फैलाते हैं, है ना। ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज नहीं करते, जो करते हैं उनको पैथोजेन कहते हैं, और उनकी डिजीज कॉज करने की एबिलिटी पैथोजेनिसिटी कहलाती है। देखो इसके बारे में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, एग्जाम्पल दिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, ये सब डिजीज़ कॉज करने के कारण कहलाते हैं पैथोजोन्स। फिर पैरासाइट्स जो होते हैं उनको भी पैथोजोन्स कहते हैं। पैथोजोन्स ह्यूमन बींग्स में एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़, यानी हमारे शरीर की गतिविधियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज,
है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी को वो डैमेज कर देते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको प्रतिकूल माहौल मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी के एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं, तो उससे वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है। और जो पैथोजन जितना ज़्यादा एडेप्टिव होता है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है डिजीज़ कॉज करने में। A few representative members from different group of pathogenic organism are discussed here along with। तो सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि टाइफाइड कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है टाइफाइड। सबसे पहला जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड यानी कि साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी किससे कॉज होता है, इससे क्या कॉज होता है, टाइफाइड कॉज होता है। साल्मोनेला टाइफी, है ना, ये है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब इसमें याद क्या क्या रखना है, इसमें याद रखने हैं सिम्टम्स। देखो सबसे पहली लाइन में लिखा है विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो होगा फीवर। इसके बाद दीज पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो यानी कि किससे फैलता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ठीक है। और दूसरे डिजीज तक कैसे ट्रांसफर होता है, बाय कंटेमिनेटेड ब्लड। कंटेमिनेटेड ब्लड से ये फैलता है। इसके बाद सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। तो इसके जो सिम्टम्स थे उनमें हम यहाँ लिख लेते हैं फीवर के अलावा और क्या लिखा है, वीकनेस, वीकनेस हो गया, स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। अब इन सबका मीनिंग क्या है, फीवर का मतलब तो बुखार होता है, वीकनेस मतलब कमजोरी होता है, स्टमक पेन पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, हेडेक मतलब सर दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है, भूखा खत्म हो जाना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से व्यक्ति हो जाता है बहुत ही कमज़ोर। इसके बाद आगे लिखा है इन्होंने इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर इन सीवियर केसेस। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है, परफोरेशन कहते हैं छेद, इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म कैसे करते हैं, एक टेस्ट का नाम लिखा है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। और यहाँ पर एक क्लासिक केस का नाम दिया है मैरी मेलन नाम की एक लेडी, मैरी मेलन जिसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, टाइफाइड मैरी। हाँ, टाइफाइड मैरी को टाइफाइड मैरी क्यों कहते थे और वो कौन थी, वो एक ब्रिटिश बेकरी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय थी। वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर जिन जिन लोगों ने उस बेकरी से बेकरी प्रोडक्ट्स लिए वो सभी लोग उस डिजीज़ से क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए। बाद में ये पाया गया कि मैरी मेलन की बॉडी में साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन उसको वो बीमारी नहीं हो रही थी, बल्कि वो उन कीटाणुओं को दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर रही थी। यानी कि एक यूनिक केस था मेडिकल हिस्ट्री में, जिसमें कि वो जो पर्सन है वो खुद तो एक रिजर्वॉयर का काम कर रहा है और बाकी लोगों के लिए वो इन्फेक्शन सोर्स का काम करता है, यानी कि उसको खुद को वो सिम्टम नहीं दिखते। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट डिजीज़ की जिसका नाम है
न्यूमोनिया। अगला जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है न्यूमोनिया। पहला जो हमने डिजीज पढ़ा साल्मोनेला टाइफी, वो एक बैक्टीरियल डिजीज था, और दूसरा डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है न्यूमोनिया। इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बुक में दिए स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस। स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस। हीमोफिलस क्या लिखे है? इन्फ्लुएंजा। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या लिखा है? न्यूमोनी। है ना? तो ये हमने लिखे इनके साइंटिफिक नेम्स जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली न्यूमोनिया कहते हैं। न्यूमोनिया असल में क्या है? लंग्स का इन्फेक्शन है। तो लंग्स का इन्फेक्शन कई सारे ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, ये दोनों तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हैं जो ये इन्फेक्शन करते हैं, उनके नाम मैं लिख देता हूँ। क्लेब्सिएला, लेजियोनेला, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, मोरेक्सेला, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, राइनोवायरस, कोरोना वायरस। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, जिसको RSV कहते हैं शॉर्ट में। रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के बाद है एस्केरिस प्लाज्मोडियम, एस्केरिस प्लाज्मोडियम, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है। अब जैसा कि तुमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो इस लंग इन्फेक्शन के बहुत सारे हो सकते हैं। तो न्यूमोनिया का मतलब है ऐसा लंग का इन्फेक्शन जिसमें ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मेनली ये दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये वाली लिस्ट में तुम देखो, इसमें तो कई सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें तो बैक्टीरिया भी हैं, इसमें तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेनली बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद अब देखो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स के लंग्स के एल्वियोलाई को। तो इसमें अफेक्टेड बॉडी का पार्ट कौन सा है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। और इसमें होता क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स। एल्वियोलाई में भर जाता है फ्लूइड, जिसकी वजह से होती है सांस लेने में तकलीफ। सिम्टम्स इसके अलावा और क्या होते हैं? फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। फीवर, चिल्स यानी कि कंपकपी, हेडेक यानी कि सिर दर्द, है ना,
फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। कफ का मतलब इसमें क्या होगी, खांसी भी होती है। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ये वाला जो सिम्टम है ये इस डिजीज का क्या है, मेन सिम्टम है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें न्यूमोनिया हुआ है। लिप्स एंड नेल्स ये ग्रे टू ब्लू, यानी ग्रे से लेकर ब्लू कलर पे चेंज हो सकते हैं सीवियर केस में। हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लास और यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि डिजीज फैलता कैसे है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या तो इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से फैलेगा, है ना, जो कि डिजीज यानी कि बीमार व्यक्ति ने यूज करी है, या फिर ये किससे फैलता है, एयर से फैलता है, एयरबोर्न, यानी कि उसके खांसने, छींकने या थूकने से भी ये फैलता है। इसके बाद कुछ और बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल दिए। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ये तीनों भी बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो आज हमने कौन से बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, आज हमने पढ़ा एक तो टाइफाइड और दूसरा पढ़ा न्यूमोनिया। बैक्टीरियल डिजीज को आमतौर पे क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, किससे, एंटीबायोटिक से। और एक बात और बतानी थी, किसी भी इन्फेक्टेड डिजीज के 4 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है उसके सिम्टम्स, यानी कि उसके लक्षण क्या है। एक होती है उसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है। फिर आते हैं इसकी क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी का मतलब है, क्लिनिकल पैथोलॉजी का मतलब है कि वो कौन से ऑर्गन को या टिश्यू को अफेक्ट करता है और क्या उसका मेथड है। क्लिनिकल पैथोलॉजी के बाद नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। है ना, यानी कि उपचार और बचाव। ये हर बीमारी के 4 एस्पेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक एस्पेक्ट कई बार ये भी होता है कि वो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और 2 आज हमने डिजीज भी किए। कल हम करेंगे आगे के डिजीज। थैंक यू।